मेरे प्यारे देशभक्तों, जय हिंद। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जो अपार धन दौलत और संस्कृति से भरी पड़ी, पर वो अचानक से किसी दूसरे के शासन की बेड़ियों से जकड़ जाती। 200 सालों तक भारत न केवल एक देश था, बल्कि अलग अलग विचारधाराओं और साहस का एक युद्ध भूमि था। 1857 की क्रांति से लेकर दांडी के शांति और शक्तिशाली कदमों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अनगिनत बलिदानों की एक गाथा। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने एक खुले आसमान के सपने को देखने का साहस किया। दोस्तों, आज हम उस खून पसीने और आंसुओं के सफर पर निकलेंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 से, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ उन्होंने विरोध का एक नया तरीका अपनाया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। उनके हिसाब से सत्याग्रह का मतलब यह था, यदि कारण सच्चा हो और संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो उत्पीड़न से बचने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। बदले की भावना या मारपीट के बिना भी एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से एक जंग जीत सकता है। क्योंकि उस समय के भारत के लोगों में काफी असमानताएं थी। कुछ भाषा के आधार पर अलग थे, कुछ धर्म के नाम पर अलग थे, तो कुछ जाति के नाम पर अलग थे। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इसकी भरपाई के लिए वे वॉर के नाम पर लोन्स लिए और टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिए और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इस समय सामानों की कीमतें दोगुनी हो गई थी, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो गया था। गाँव के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे गाँव में रह रहे लोग काफी गुस्सा थे। साल 1918 और 1920 में फसलें खराब हो गई, जिससे खाने की भारी कमी हो गई। साथ ही इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। साल 1921 के सेंसस के अनुसार इस अकाल और बीमारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि वॉर खत्म हो जाने के बाद उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी देश के कई हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं। साल 1917 में वे बिहार के चंपारण जिला जाते हैं और वहाँ के तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में लॉन्च किया गया पहला आंदोलन था। इस आंदोलन के सफल होने के बाद साल 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया, जो फसल खराब होने और महामारी से प्रभावित थे और रेवेन्यू में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। साल 1918 में महात्मा गांधी कॉटन मिल वर्कर्स के बीच आंदोलन ऑर्गेनाइज करने के लिए अहमदाबाद का दौरा करते हैं। द एनार्कियल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1990, जिसे आमतौर पर रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसे जल्दबाजी में पास किया गया। इस कानून ने सरकार को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कुचलने के लिए अनलिमिटेड पावर्स दे दी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक लॉ या काला कानून कहा। गांधी जी इस कानून के खिलाफ एक नॉन वायलेंट हड़ताल चाहते थे, जो 6 अप्रैल 1919 को शुरू होता है। देश के कई शहरों में रैलियां की गई। रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल किया और दुकानें बंद रही। अंग्रेजों ने यह देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि रेलवे और टेलीग्राफ सेवाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती शुरू कर दी। 9 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया, जिससे लोगों में काफी नाराजगी पैदा हो गई। अपने नेताओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 10 अप्रैल को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जल्द ही यह प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, क्योंकि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए। आगे कभी ऐसा प्रोटेस्ट ना हो, इसलिए सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जनरल ओ डायर को हैंडओवर कर दिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। अमृतसर में लागू पाबंदियों से अनजान पास के गांवों के लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई। इस भीड़ की खबर देश का एक गद्दार हंसराज ने अंग्रेजों को दे दी। जनरल माइकल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर अपने 50 ट्रूप्स के साथ वहां पहुंचे। आर डायर के ऑर्डर पर ट्रूप्स ने भीड़ को घेर लिया, बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। कई लोग गोलियों से मारे गए, कई भगदड़ में मारे गए, तो कोई बचने की कोशिश में कुएं में ही कूद कर मारे गए। इस हत्याकांड में 1000 से 1500 के बीच मासूम लोग मारे गए, लेकिन हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें 379 डेथ्स हुए और 1200 इंजरीज हुई। इस हत्याकांड के बदले की आग में झुलस रहे सरदार उधम सिंह 1930 के दशक में लंदन जाते हैं
13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ओडायर की एक स्पीच होने वाली थी। सरदार उधम सिंह एक किताब के अंदर अपनी पिस्तौल को छुपा कर ले जाते हैं। ओडायर की स्पीच खत्म होने के बाद उधम सिंह उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और अपने बदले को पूरा करते हैं। इस असैसिनेशन के बाद सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। जब वे कस्टडी में थे तब उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, जो 3 धर्मों को दर्शाता था और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता को भी दिखाता था। दोस्तों, अंग्रेजों ने उनकी पिस्तौल को आज भी लंदन के क्राइम म्यूजियम में एविडेंस के तौर पर सीज करके रखा है। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। जलियांवाला बाग की खबर सुनते ही नॉर्थ इंडिया में हड़ताल और दंगे शुरू हो गए। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव में बम के धमाके सुने गए और वायलेंस बढ़। वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी इस आंदोलन को 18 अप्रैल को वापस ले लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक बड़ा आंदोलन चाहते थे जो सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। गांधी जी को यकीन था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू का सहारा लिया। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर के हार के बाद ये अफवाहें फैलाई गई कि इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड और ओटोमन एम्पायर खलीफा पर एक कठोर शांति समझौता थोपी जाने वाली थी। इस बात को सुनकर मुसलमानों में काफी नाराजगी देखी गई, इसलिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। यंग लीडर्स जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी के साथ एक यूनिफाइड एक्शन लेने के लिए बातचीत। गांधी जी ने इसे मुसलमानों और हिंदुओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए एकजुट करने के अवसर के रूप में देखा। गांधी जी ने बाकी नेताओं को खिलाफत आंदोलन और स्वराज दोनों का समर्थन करने के लिए कहा और इसके लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। महात्मा गांधी 1909 में प्रकाशित अपनी किताब हिंद स्वराज में बताते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज भारतीय को सहयोग से ही स्थापित और कायम रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारतीय सहयोग करने से इनकार कर दे तो ब्रिटिश राज 1 साल के भीतर ही समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन में लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार करते हैं। ब्रिटिश कोर्ट्स, लेजिस्लेचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया जाता है। लोग विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाते हैं। साल 1920 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के इंपोर्ट में काफी गिरावट देखी जाती है। इस बहिष्कार के कारण स्वदेशी कपड़ों, विशेष रूप से हैंड स्पून और बुने हुए खादी के कपड़ों को बढ़ावा मिलता है। इस आंदोलन में लोग कुछ हद तक अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना छोड़ दिए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़कर बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही वे अपने गहने आंदोलन के समर्थन में दान कर दिए। इसी बीच 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस और एक भीड़ के बीच हिंसा भड़क जाती है। पुलिस इस भीड़ पर फायरिंग कर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में लोग पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस खबर को सुनकर गांधी जी को काफी ठेस पहुंचता है। अलग अलग जगहों पर हिंसा देख 11 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हर बार हिंसक हो जाता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स को लगता है कि उन्हें आंदोलन में भाग न लेकर काउंसिल इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि काउंसिल में रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना आसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के 2 लीडर्स मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर 1 जनवरी 1922 को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था आने वाले काउंसिल इलेक्शन में भाग लेना। लेकिन कांग्रेस के 2 लीडर्स जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर लोगों को स्वराज दिलाना है तो इसके लिए मास स्ट्रगल करने की जरूरत है, ना कि काउंसिल इलेक्शन लड़ने की। साल 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया था कि 10 सालों के बाद भारत में एक कमीशन भेजा जाएगा जो यह जांच करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कानूनों का संचालन कैसे हो रहा है और इनमें किन सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन 10 सालों के पहले ही साल 1927 में इस कमीशन का गठन कर दिया जाता है, जिसका नाम था साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन अपने 7 मेंबर्स के साथ, जो कि सारे के सारे ब्रिटिश थे, भारत के बॉम्बे शहर पहुंचता है। जब लोगों को पता चला कि इसमें एक भी भारतीय नहीं, तो इस बात से नाराज होकर लोगों ने पूरे देश में भारी हड़ताल और प्रदर्शन किए। लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। लाहौर में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी और काफी चोट आने के बाद
17 नवंबर 1928 को वे देश के नाम शहीद हो जाते हैं। इस प्रोटेस्ट में लोगों को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने 2 ऑफर्स दिए। पहला डोमिनियन स्टेटस का और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। यहाँ डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि भारत के आंतरिक मामले जैसे कानून बनाना, शासन और प्रशासन चलाना, खुद का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होना, सब कुछ अपना होगा, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का होगा। मतलब रूल्स और रेगुलेशंस इंडियंस का होगा, लेकिन रहोगे तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए ताकि एक मीटिंग हो जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। कांग्रेस के नेता इन दोनों बातों से खुश नहीं थे। नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस फुल इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और साथ में यह भी अनाउंस करते हैं कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को वे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस सेलिब्रेशन को बहुत ही कम अटेंशन मिलता है। गांधी जी एक बड़ा मूवमेंट चाहते थे और इसके लिए लोगों को एकजुट करना जरूरी। गांधी जी ने नमक के बारे में सोचा। नमक एक ऐसा फूड आइटम है जिसका कंजप्शन सभी लोग करते हैं, गरीब हो या अमीर। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक के ऊपर भी टैक्स लगाते थे और तो और नमक का प्रोडक्शन केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी, कोई भी इंडियन अलाउड। क्योंकि यह समस्या पूरे देश का था, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना ताकि सारे भारतीय मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सके। 11 जनवरी 1930 को गांधी जी ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वे लोगों के 11 डिमांड्स को रखते हैं और उसमें से एक डिमांड सॉल्ट टैक्स को खत्म करने का भी था। गांधी जी का यह लेटर एक अल्टीमेटम था। लेटर में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा था यदि ये सारे डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं होती तो वे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे। लॉर्ड इरविन इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद गांधी जी अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू करते हैं जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ अपने आश्रम साबरमती से रवाना होते हैं। वे रोजाना 10 मीलों की दूरी तय करते हैं और 6 अप्रैल को 24 दिनों के बाद 240 मीलों की दूरी तय करके गुजरात के कोस्टल एरिया दांडी पहुंचते हैं। इस यात्रा में गांधी जी जहां भी रुकते थे वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। गांधी जी उन्हें बताते थे कि स्वराज का असली मतलब क्या है। उन्हें समझाते थे कि अंग्रेजों का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करना होगा। दांडी पहुंचने के बाद सुबह 8:30 बजे गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नमक कानून को तोड़ते हुए समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। इस आंदोलन में लोग न केवल असहयोग दिखाते हैं बल्कि ब्रिटिश कानूनों को भी तोड़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग नमक कानून को तोड़ते हैं और खुद से नमक बनाते हैं। जैसे जैसे यह आंदोलन फैलता जा रहा था, लोग जागरूक होते जा रहे थे। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया और आदिवासी लोगों ने फॉरेस्ट लॉज को मानने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन को बढ़ते देख अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे जगहों पर वायलेंट क्लासेस देखने को मिलते हैं। अप्रैल 1930 में गांधी जी के एक फॉलोअर अब्दुल गफार खान के गिरफ्तार हो जाने के बाद गुस्से से भरे लोग पेशावर में काफी तोड़फोड़ मचाते हैं, फायरिंग्स होती हैं और ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। इसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद हिंसा और भी बढ़ जाती है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सबको मारा पीटा जाता है और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिंसा को बढ़ते देख गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक शांति समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट के तहत गांधी जी से बोला जाता है कि उन्हें लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी होगी। गांधी जी एक शर्त पर राजी हो जाते हैं कि वे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहाई नहीं मिलती और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। दिसंबर 1931 में गांधी जी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता। गांधी जी की बातों को नहीं सुना जाता है और वे निराश होकर भारत लौट आते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी पाते हैं कि अभी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जेल के ही अंदर हैं और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है। गांधी जी इस आंदोलन को दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन साल 1934 तक यह आंदोलन सिमट कर रह जाता है और बहुत ही कम लोग हिस्सा ले पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी को हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाए। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।